अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़राइट पाकिस्तान। कायद-ए-आज़म की यौम पैदाइश सबको मुबारक हो, ख़ास मुबारक हो। ख़ास दिन होता है जब हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का कि ऐसा लीडर हमारे बीच पैदा हुआ जिन्होंने कि एक हमें कौम दी, एक मुल्क दिया, और अब हम मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं हर वक्त हम उसकी बात करते हैं। अभी तो मौका है कायद-ए-आज़म का शुक्रिया अदा करने का और थोड़ा सा अपने आप को ये याद दिलाने का कि कभी पढ़ा करें कायद-ए-आज़म ने क्या कहा था, कभी पढ़ा करें कि कायद-ए-आज़म ने, हमें पढ़ना चाहिए कि कायद-ए-आज़म ने क्या क्या हमें, किन किन चीज़ों पर हमें तंबी किया था, किन किन चीज़ों पर वार्न किया था। लगता है हम उसी ट्रैप में घुस गए, लेकिन इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा। नाज़रीन, ये भी आप देख रहे थे कि कुछ ही देर पहले कोहलू में हमारे अपने कौम के बेटे 5 शहीद हुए हैं। आईईडी जो एक एक्सप्लोजिव डिवाइस से उनकी जो जिस कन्वेंस में जा रहे थे वो टकराई है और 6 ज़ख्मी हैं और 5 शहीद हुए हैं। ये मामला जो दहशतगर्दी का है इस पर हम बात करते रहें। कल भी हमने पूरा प्रोग्राम इस पर डेडिकेट किया था और ये अहम और संगीन मामला है और उम्मीद यही है कि हुकूमत इसको सबको साथ लेके चले, सोच विचार करे और पॉलिसी कोई सीरियस हो। नाज़रीन, बिल्कुल यकीनी तौर पे मेरी क्रिसमस मुबारक हो सब लोगों को पाकिस्तान में और दुनिया भर में जो मना रहे हैं क्रिसमस। हमारे जो भाई बहन हैं यहाँ क्रिसमस मना रहे हैं पाकिस्तान के उतने ही शहरी हैं जितने आप और हमें। उम्मीद है उनका दिन अच्छा गुजरा होगा आज और आने वाले त्यौहार उनको उनके लिए खुशी का बायस बने और इस मुल्क के लिए भी खुशी का बायस बने, रहमत का बायस बने। नाज़रीन, आप देख रहे थे सियासी जो सूरत हाल है पंजाब की, और ये बड़ा क्लियर है कि हुकूमत जो है और पंजाब की अपोजिशन जो है पीडीएम जो है वो अब जाएगी सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज करने जो लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट थी। उसके साथ साथ बड़ा सवाल ये है कि आया हुकूमत जो पंजाब की इस वक्त है, परवेज़ इलाही साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में क्या वो सुरखरू हो सकते हैं, क्या उनके पास इतने वोट हैं। अभी आप उनके साहिबजादे की बात सुन रहे थे, वो कहते जी हमारे पास हैं ही वोट, इसमें तो कोई सवाल नहीं। जो हमें पता चला है वो ये है कि जो पीटीआई के सीनियर लीडरशिप है वो इस पर परेशान है कि इनके पास वोट्स नहीं हैं। अभी इमरान खान साहब ने भी ये कहा, अभी हम आपको सुनाते हैं। उन्होंने कल इंटरव्यू दिया हबीब साहब को और फिर आज सीनियर सहाफ़ियों को भी मिले, तो उस हवाले से इमरान खान साहब ने ये क्लेम किया कि हमारे पास वोट्स हैं और हम 11 जनवरी से पहले, जबकि तारीख़ लाहौर हाई कोर्ट ने रखी है हेयरिंग की, उस हेयरिंग की जो केस फाइल किया था परवेज़ इलाही साहब ने, सीएम साहब ने, जिनको रिस्टोर कर दिया कोर्ट की जजमेंट ने, जो जजमेंट अब चैलेंज हो रही है कल सुप्रीम कोर्ट में। तो उस हवाले से इमरान खान साहब का क्लेम है कि जी हम 11 से पहले वो ले लेंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, लेकिन हमें बड़े बावसूख ज़राए से मालूम हुआ है कि ये उनके पास अभी ये वोट्स नहीं हैं। और अभी आपने सुना ये परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे एक तरफ कहते हैं हम ले सकते हैं वोट, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमारे लोग इधर उधर कुछ गायब भी हो गए। लेकिन एक इमरान खान साहब की कुछ जो बातें हैं उसमें बहुत ज़्यादा तज़ाद है। कहीं वो पूरी की पूरी असेंबलीज़ को तहलील कर रहे हैं कि जल्द इलेक्शन हो, सब हो, फिर वो कहते हैं कि बातचीत से कुछ नहीं हो सकता। फिर वो परवेज़ इलाही साहब के बेटे कहते हैं कि जी इन्होंने कहा, मोनिस इलाही साहब ने, कि जी हमने इसलिए एक हफ्ते तक तहलील नहीं की असेंबलीज़ इमरान खान साहब ने क्योंकि बातचीत हो रही थी, प्रेसिडेंट साहब कुछ कोशिश कर रहे थे। इमरान खान साहब कहते हैं बात ही नहीं हो सकती डाकुओं से, और उनके जो बहुत क्लोज एलाए हैं वो कह रहे हैं जी प्रेसिडेंट साहब ने बातचीत करनी थी, इसलिए हमने फौरी तौर पे इमरान खान साहब ने 6-7 दिन दिए और फौरी तौर पे असेंबली तहलील नहीं की। लेकिन इमरान खान साहब फिर इलेक्शन के बारे में क्या कहते हैं कि इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हो तो हमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इन्होंने कहा आज जो सीनियर सहाफ़ियों को, तो कन्फ्यूजन बहुत है इमरान खान साहब में। फिर उन्होंने कहा कि फौरी असेंबलियाँ इसलिए मैंने तहलील नहीं की क्योंकि इत्तेहादियों को भी मनाना था। ये कह रहे हैं इत्तेहादियों को मनाना था। मोनिस इलाही साहब कह रहे हैं कि जी जो प्रेसिडेंट साहब थे वो कुछ बातचीत में लगे हुए थे तो हमने उसको भी टाइम देना था। और ये भी इमरान खान साहब ने कहा सीनियर सहाफ़ियों को कि 11 जनवरी से पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस
ले लेंगे शायद परवेज़ इलाही साहब। तो ये तमाम बातें हैं, कुछ तज़ाद है, कुछ रेपिटिशन है, बार बार वही बातें दोहराई जाती हैं, कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ क्लेम्स हैं। तो क्या हो क्या रहा है सियासत में? और ये ISI के हवाले से जो फरमाया इमरान खान साहब ने कुछ समझ से बाहर है। हमारे पास ऐसे लोग हैं पैनल पे जो हमें समझाएंगे कुछ कि ये कन्फ्यूजन वगैरह काहे को है। सलीम बुखारी साहब हैं नाज़रीन, सीनियर एनालिस्ट, एंकर हैं, चीफ एडिटर, डायरेक्टर डिजिटल मीडिया सिटी नेटवर्क। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब, अपना प्रोग्राम भी करते हैं सलीम बुखारी शो 24 न्यूज़ पे। आदिल शाहजेब हैं हमारे साथ, होस्ट हैं प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब के डॉन न्यूज़ पे। बहुत शुक्रिया आदिल। और फिर हमारे बहुत अच्छे दोस्त भाई आरिफ हमीद भट्टी साहब हैं, सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, प्रेसिडेंट हैं GNN न्यूज़ के, को होस्ट हैं खबर है GNN न्यूज़ पे करते हैं। तो आपसे शुरू करते हैं हम आरिफ हमीद भट्टी साहब। ये पंजाब में अब आप क्या होता हुआ देख रहे हैं कि यानी एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं जो PDM वाले हैं, दूसरी तरफ इमरान खान साहब कह रहे हैं हम जल्दी ले लेंगे जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, परवेज़ इलाही साहब ले लेंगे, फिर तहलील हो जाएगा। और हमें पता ये चल रहा है कि दे डोंट हैव द नंबर्स। जी आरिफ हमीद भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम साहिबा, अभी आपने स्टार्ट किया कायदे आज़म का मोहतरम का यौम पैदाइश है। कायदे आज़म एहसान तेरा एहसान, तूने यूं आज़ादी इन चोरों फराडियों ने हमारी आज़ादी को हथकड़ी बेड़िए मुंह में एल्फी डाल के जकड़ लिया है। कोई आज़ादी नहीं है, जो कहता होगा कहता रहे, अपनी उसकी राय है, मैं उसका काबिल एहतराम करता हूं। मैंने वहशियाना सहाफत पर जो कदगन आजकल देख रहा हूं पाकिस्तान की तारीख में मैंने नहीं देखी। देखिए, गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब क्या फरमाते हैं उनका राइट है, शहबाज शरीफ साहब क्या फरमाते हैं उनका राइट है, और मुफाहमत का बादशाह आसफ अली जरदारी 10 दिन रह के एक सिंगल बंदा नहीं तोड़ सका। एक सिंगल MPA मुझे नाम बता दे, मैं आपकी शागिर्दी कर लूंगा। देखिए, इमरान खान साहब के बातों में भी बहुत तजाद आता है, इसमें कोई शुबा नहीं। अगर इस वक्त पंजाब में अपोजिशन के पास नंबर गेम होती, अदम एतमाद की तहरीक कभी वापस ना लेती। असल बात यह है कि हमारी एक नहायत काबिल एहतराम है नसीम ज़ोहरा साहबा, उनके पर्स में थे 180 रुपए, उनके एक इत्तेहादी थे उसके पर्स में थे 10 रुपए। ना नजर आने वाली ताकतें, ना नजर आने वाली ताकतें जो नोच रही हैं इंसाफ को, उन्होंने नसीम ज़ोहरा साहब के पर्स में से 7 रुपए गायब कर लिए, 7 रुपए गायब कर लिए। अब नसीम ज़ोहरा साहब को यकीन था 180 रुपए उन्होंने खुद गिन के रखे थे, कागजों में भी थे, पर्स में भी था। अब उन्होंने उनको गायब कर लिया किसी ने। अब आपको एक मिसाल दे देता हूं, इन्हें को इतनी अखलाकी जरूरत है वफाकी हुकूमत के पास, इतनी, सिर्फ ये बता दे चीफ सेक्रेटरी के कैंप ऑफिस में गया कौन था, कितने लोग थे, उनके पास क्या क्या था, सिग्नेचर कैसे करवाए गए। तो लिहाजा नसीम ज़ोहरा साहबा, मौजूदा हुकूमत वफाकी बादी उल नज़र में जो 2018 में इस इलेक्शन को धांधली ज़दा कहती थी, ढोंग कहती थी, फराड कहती थी, इसमें बैठना गुनाह समझती थी, मोहतरम नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ के सैकड़ों बयान है। और ये इमरान खान साहब हुकूमत छोड़ना नहीं चाहते थे उस वक्त, वो कह रहे थे हम रिजाइन देंगे, नए इलेक्शन कराएंगे। अब जैसे ही 9 को इनकी डील हुई, और डील भी उसने की वो जो शख्स आजकल अहम नहीं रहा, उससे छुपके मिलते जाते रहे, किसके बार कितने जहीरे वो है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी उसमें नहीं जाता। पाकिस्तान में आने वाले दिनों में तसादम है। हुकूमत का एक हतमी फैसला है कि इन्होंने वफाकी हुकूमत 13 जमातें मिलकर उन्होंने इलेक्शन नहीं कराने। इमरान खान इलेक्शन चाहते हैं, मुझे इलेक्शन नजर नहीं आते। इमरान खान साहब की असेसमेंट होगी कि मार्च अप्रैल में हो जाएंगे, मुझे नहीं पता वो कैसे कह रहे हैं, लेकिन जिन्होंने रोकना है, मैंने कहा ना, इन्हें के इतनी अखलाकी जरूरत है, बता दें चीफ सेक्रेटरी से साइन कराने की, ये रात के अंधेरे में आपको गहरा ही नहीं काम करने की क्यों जरूरत पड़ी। हाँ, इमरान खान के पास अक्सरियत नहीं है पंजाब में, तो हुकूमत खत्म होनी चाहिए, लेकिन आइन को तोड़कर आप डिक्टेटरों को बुरा कहते हो, आप मुशर्रफ को, ज़ियाउल हक को बुरा कहते हो। आज से बदतरीन दौर आज है, बदतरीन दौर आज है।
मैंने बशरफ दौर में 87 दिन डेली जुलूस निकाला, डेली। लेकिन वो इनके दौर से जो हम मसाफत पर कदगन है, मैं कह नहीं सकता। लेकिन हुकूमत ने इलेक्शन नहीं कराने। नवाज शरीफ उस वक्त पाकिस्तान आएंगे जब इमरान खान नाहल होंगे और गिरफ्तार होंगे। बीइंग रिपोर्टर मेरी है, लेकिन दोनों काबिल एहतराम है, उनकी राय मैं सुनता हूँ। जी बुखारी साहब, आपने सुना जो फरमा रहे थे आरिफ हमीद भट्टी साहब, और वो कह रहे हैं कि जी बात आप करें, नंबर्स वंबर्स तो बाद में आएंगे, तो कौन गया चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर, किसने दस्तखत करवाए, क्या हुआ, और उसकी बात मुने सिलाई साहब ने भी की है, लेकिन नाम नहीं लिया। जब शहजाद इकबाल ने कहा कि बताएं कौन है, उन्होंने कहा जी हम अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आप इस पे क्या कहेंगे बुखारी साहब? बहुत शुक्रिया आपका। सिर्फ 30 सेकंड इसलिए नहीं लिया कि अभी अरशद शरीफ शहीद का खून और कफन मैला नहीं हुआ, इसलिए लिया। ले सकता हूं मैं, लेकिन उसका अभी तक कफन मैला नहीं हुआ। जी मैं वैसे कह रही थी मुने सिलाई साहब ने नहीं लिया। जी बड़ी खौफनाक पिक्चर जो है वो आरिफ भट्टी साहब पेश कर रहे हैं। मैं बहुत हद तक उससे इत्तेफाक नहीं कर सकता, इसलिए कि अगर जिस कदगन की वो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसे कदगन पहले कभी नहीं लगे, तो ये बात करने की तो इजाजत नहीं होती थी किसी को टीवी के ऊपर आके। जो वो कह रहे हैं वो मांगे दो, और इसमें से कुछ सेंसर भी नहीं होगा। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये बात जो है ये कदगनों वाली नहीं है। तो इस पर मैं ज्यादा लंबी डिबेट करना नहीं चाहता। मैं अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त आए कि हम लोग इतनी सी बात करने के भी काबिल ना रहें, और मुझे इसके अभी कोई आसार नजर नहीं आते हैं। दूसरी बात यह है कि पंजाब में क्या हो रहा है ये पता सबको है, लेकिन हर कोई जो है वो किसी और तरीके से बात करना चाह रहा है। साफ बात यह है कि पीटीआई के 20 से 25 अरकान गायब हैं। अब उनको गायब कह लें, उनको मंडी लग गई कह लें, उनको मफरूर कह लें, आप नाम जो मर्जी दे दें, लेकिन ये बात इस तरह से कहने के लिए कोई आमादा नहीं है। ये मैं समझता हूँ ये फेयरनेस नहीं है। बिल्कुल सीधी बात यह है कि अगर उनके पास होते तो 1 सेकंड से पहले इत्मीनान का वोट भी ले लिया जाता और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी। मेरी शर्त लगा रहे हैं, इस पे चैलेंज कर लेते हैं दोनों। नहीं मैं आपको तो एक सेकंड भट्टी साहब, मैं आपके पास बिल्कुल आऊंगी। आप मेरे पास जवाब में कह रहे हैं ना दिस इज नॉट फेयर। नहीं आई भट्टी साहब यू गेट अ चांस। भट्टी साहब आपके पास वापस आऊंगी, ये अपने बात मुकम्मल करें, आपको पूरा टाइम मिलेगा। और इस वक्त तो किसी को टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं ब्रेक लें, तो ब्रेक के बाद मैं आती हूँ आपके पास आऊंगी बुखारी साहब, एंड देन विल गो भट्टी साहब। जी वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें पंजाब की सूरत हाल पे। बुखारी साहब आप फरमा रहे थे कुछ। मैं आज ये कर रहा था कि सूरत हाल मेरे नजदीक ये है, और ये इतलात जो हैं मेरे पास उतनी ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन तो नहीं होती जितनी भट्टी साहब के पास है, लेकिन मैं अपनी राय दे रहा हूँ। उससे उसमें गलत भी हो सकती है, वो उसमें ऊंच नीच भी हो सकती है। मैं कोई मतलब ऐसे अल्फाज तो नहीं बोल रहा जिनके अंदर से सदाकत जो है वो सिरे से या तो गायब हो या सिरे से हो ही ना। तो मेरी इतला ये है कि पीटीआई के पास कुछ अरकान जो है नाराज कह लीजिए, मैंने मुख्तलिफ नाम उनको दिए, वो नहीं है, इसीलिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी अवॉइड किया जा रहा है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी अवॉइड किया जा रहा था उस वक्त। उन्होंने तो वापस इसलिए लिया है कि ताकि जब भी इजलास होगा तो वह जो पेंडिंग चीज है वो आएगी, उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, उसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। तो ये एक स्ट्रेटजी के तौर पर मेरे ख्याल से पीडीएम ने या नून लीग और पीपल्स पार्टी ने ये स्ट्रेटजी अपनाई है। अब सूरत हाल ये है कि पंजाब में खान साहब खुद बैठे हुए हैं, यहाँ खुद उनकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है। जहां तक उनके एलाइज का ताल्लुक है, सिर्फ एक उनका रिलायबल एलाई जो है वो काफ लीग है, और काफ लीग जो है वो उनके साथ किस तरह का खेल खेल रही है वो मेरे ख्याल से समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। कभी इस तरफ टिल्ट करते हैं, कभी इस तरफ टिल्ट करते हैं। बेहतरीन पैकेज वो लेना चाहते हैं खान साहब से। 15 उन्होंने एमएनएस की और 30 उन्होंने एमपीएस की सीटें मांगी हुई हैं। अब मुश्किल ये है कि वो ये सीटें ऐसी मांग रहे हैं जहां पर पहले से पीटीआई ने जीती हुई है, और पीटीआई ये चाहती है कि ये उन सीटों पर जाए जो पीटीआई ने हारी थी और नून लीग ने जीती थी। तो ये टसल जो है अभी तक चल रही है, और इसके ऊपर किसी किस्म का समझौता अभी विजिबल नहीं है मेरे ख्याल से
ये पीटीआई के अंदर भी इसकी मुखालफत है कि इतनी सीटें उनको ऑफर नहीं की जा सकती। हैविंग सेड दैट, पंजाब में तिकोनी लड़ाई लड़ी जा रही है, एक असेंबली के अंदर है, एक असेंबली के बाहर है और एक अब अदालतों में लड़ी जा रही है। आपने देखा पिछली मर्तबा भी जब चीफ मिनिस्टर बने थे परवेज इलाही साहब, तो ये अदालत की मेहरबानी थी, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ही उनको रीइंस्टेट किया था, अगर आपको याद हो, दोबारा करके, और इस दफा भी उनको रिलीफ मिला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने की सूरत में अगर आप रिकॉल करें कि नेशनल असेंबली में क्या हुआ था, जब स्पीकर साहब ने प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर समरी जो है वो भेज दी थी आगे प्रेसिडेंट साहब को, और उन्होंने असेंबलियां डिसॉल्व कर दी थी, तो अदालत ने उठा के इस फैसले को बाहर फेंक दिया था। तो टेंशन बेपनाह है पंजाब में। जो ऑब्जेक्टिव था खान साहब का कि ये असेंबलियां टूटें ताकि नए इलेक्शन के लिए प्रेशर बढ़ाया जा सके, वो तो जो पीडीएम की हुकूमत है उसने दो तरह से उसको फिजल आउट कर दिया। पहला, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि जो मर्जी आप कर लें, इलेक्शन तो अपने वक्त पर होंगे, एक बात। दूसरी बात यह है कि उन्होंने इनको नेगोशिएशन ऑफर की थी जब, तो इन्होंने एक्सेप्ट नहीं की थी। अब बार बार पीटीआई कह रही है कि जनाब आप बैठे, हम बात करने के लिए तैयार हैं। खान साहब जितने मर्जी डिनायल मोड में रहें, लेकिन ये फैक्ट है कि प्रेसिडेंट अलवी साहब जो हैं वो पीडीएम की क़यादत के साथ मिलते रहे हैं। इससे पहले अगर आप रिकॉल करें तो असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और फवाद भी हुकूमती नुमाइंदों से बातचीत करते रहे हैं। अब ये ऊंट किस करवट बैठेगा, ये मेरे ख्याल से जब तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये प्रोसीडिंग शुरू नहीं होंगी उस वक्त तक कुछ कहना मुश्किल है। ठीक है, आदिल शाह से वेरी क्विकली योर टेक ऑन दिस, आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आरिफ अमीन भट्टी साहब का एक और जाविया देखने का, और हम देख रहे हैं बुखारी साहब कुछ और कह रहे हैं। देखिए, अगर हम पंजाब की सिचुएशन को इंडिपेंडेंटली एनालाइज करने की कोशिश करें तो उसमें हमें सिर्फ काफ लीग ही विन विन सिचुएशन में नजर आ रही है। पहले तो ये समझने से कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट कासिर है कि आपने 10 सीटों वाली पार्टी को उठा के अपनी वजारत आला जो है वो जेब में डाल दी, और आपको उस वक्त ये टाइमिंग रियलाइज करनी चाहिए थी कि अगर मैं अदम एतमाद आ गई है कौमी असम्बली से, मैं निकल चुका हूं और यही टाइम है कि मैं पंजाब और केपी में अगर डिसॉल्व कर दूं, उस वक्त वो फोर्स करवा सकते थे इलेक्शन। लेकिन टेक्निकली वहां पे वो मार खा गए, उन्होंने परवेज इलाही साहब को सीएम बना दिया। अब उसी परवेज इलाही साहब को असेंबली डिसॉल्व करवाने के लिए 30-40 सीटें जो है वो जेब पर डाल के दे रहे हैं, और यहाँ पे एक दफा फिर वो टेक्निकली मार इसलिए खा रहे हैं कि अगर इलेक्शंस में एक दफा फिर पंजाब में हंग पार्लियामेंट आती है तो इसी परवेज इलाही साहब को दोबारा से इनको सीएम बनाना पड़ेगा। तो अगर वो पंजाब एक दफा फिर लूज कर जाते हैं, मैं सिर्फ उसकी पॉलिटिकली स्पीकिंग मैं ये बात करूं कि खान साहब जो है he got the timing horribly wrong। देखिए, लॉन्ग मार्च जब वो खत्म कर रहे थे उन्हें फेस सेविंग चाहिए थी, अब उन्होंने दोनों सीएम से भी बात किए बगैर जलसे में अनाउंस कर दिया, और ऐलान क्या हुआ था कि जी मैं लॉन्ग मार्च लाखों लोग लेके इस्लामाबाद पहुंचूंगा और शहबाज शरीफ की हुकूमत को हमने घर भिजवाना है। आप जनाब इस्लामाबाद पहुंचे, आपने अपनी दोनों हुकूमतों पर ड्रोन हमला कर दिया। सो ये पॉलिटिक्स जो है ना नसीम आपा, ये आपको उनकी वैसे बातों में तो तजाद नजर आ रहा है, लेकिन मुझे खान साहब की जो फैसला साजी है उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इस वक्त जो है वो नजर आ रहा है, जिस तरीके से उन्होंने पंजाब की सिचुएशन को हैंडल किया। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो भट्टी साहब ने आजादी सहाफत पर कदगनों की बात की, तो देखें जिस तरह से जनरल बाजवा और सर्विंग जर्नल्स को जिस तरह से इंटरव्यूज में और जलसों में लताड़ा गया और वो लाइव दिखाया गया, पिछले दौर में तो हम उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। हमें खुद कॉलें आ जाती थी अगर थोड़ा सा हम पीटीआई की हुकूमत पर तनकीद करते थे। भट्टी साहब को भी पता है कहां से कॉलें आती थी, तलत हुसैन से लेके मुर्तजा सुलंगी, मतीउल्लाह जान, मतलब चैनल्स ऑफ पाबंदी लगी। तो दिस इज नॉट द परफेक्ट टाइम कि आजादी सहाफत के लिए, बट दिस इज ऑल्सो नॉट द वर्स्ट, वी हैव बीन थ्रू वर्स्ट। मतलब जो प्रो रिजीम एंकर्स नहीं थे उनके साथ जो 3.5-4 सालों में हुआ, मतलब बड़ा बुरा एक्सपीरियंस उनका रहा। हाँ, आज जिन सहाफियों के साथ हो रहा है, अरशद शरीफ मरहूम से लेके शहीद से लेके बाकी जो जिन जर्नलिस्टों के साथ हो रहा है,
हम उस वक्त भी कंडेम करते थे, यहां पे भी कंडेम कर रहे थे। तो सहाफत के लिए मेरे ख्याल में एज ए इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट अगर मैं सोचूं तो वो 3.5 साल ज्यादा सख्त अरसा जो है वो रहा है। और यहां पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा जी, ये जो 2023, एंड आई होप आई एम रॉन्ग, 2023 में मुझे पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ना, इफ इट कीप्स ऑन ब्लीडिंग, और जो सिक्योरिटी सिचुएशन टीटीपी वाली जो ये जितनी तेजी से डिटोरिएट हो रही है, आई होप आई एम रॉन्ग, लेकिन आप सबसे सियासत और सहाफत भूल जाएगी, ये मुल्क खुदा ना खास्ता उस तरफ जा रहा है। तो इस वक्त पहले तो हम कहते थे ना कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी हमें करनी होगी और तमाम सियासतदानों को बैठना चाहिए। मेरे ख्याल में अब ये जो टेररिज्म वाला मामला है, ये आपके दो बड़े मसले हैं जो इस वक्त मुल्क को दरपेश हैं। सियासती जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है वो तीसरे नंबर पर है, और ये जो दो इतने बड़े संगीन मसले हैं ये ओवरशैडो कर लेंगे सियासत को। और मुझे देखिए, मार्च अप्रैल तो खान साहब कह रहे हैं इंतखाबात हो जाएंगे, एंड आई होप आई एम हॉरिबली रॉन्ग अगेन। मुझे अगर ये दो मसले जो इकोनॉमी और सिक्योरिटी की सिचुएशन है मजीद खराब होते हैं, तो मुझे अक्टूबर नवंबर में भी नसीम आपा इलेक्शंस होते नजर नहीं आ रहे। जी, इमरान खान साहब तो कह रहे हैं वो नहीं होने ही नहीं देंगे लोग इलेक्शन अक्टूबर नवंबर 2023 में। तो बहरहाल ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर भट्टी साहब के पास जाएंगे। और ये जो इमरान खान साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की कि ISI को लगाए जाए डॉलर्स को रोकने पर, उन्होंने ये भी कहा कि रूल ऑफ लॉ के लिए ISI को इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस पर भी बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, पंजाब में ख़ास तौर पर क्या हो रहा है। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपने बहुत सी बातें की, कुछ आपको जवाब भी मिले, कुछ नहीं भी मिले। अब ये इमरान खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया इनको, हमारे दोस्त हबीब अकरम साहब को, और फिर सहाफ़ियों से बात की, तो एक उन्होंने ये ज़रूर कहा कि देखें, दो ही इदारे हैं, जुडिशरी है और फौज है, और वही साफ इलेक्शंस करवा सकती है, सही किस्म के इलेक्शंस। और ISI के बारे में भी आपने सुना। और साथ ही फिर ये जो आपने बात फरमाई कि मेरे पर्स में से कौन निकाल के ले गया 180 में से कुछ रुपए, आपका नाज़रीन उनका मतलब ये नहीं था मेरे पर्स में से, उनका एक्चुअली मतलब था सियासी जो पार्टी है उसके वोट्स कम हो गए। तो यकीनी तौर पे आपका इशारा उन्हीं की तरफ है जिनके बारे में इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी यही कर पाएंगे बेहतर। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए हमें। मुझे थोड़ी सी बात करने की इजाजत दे दीजिए। जरूर जी, जरूर। एक तो मेरी इतला के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के 167 है, 7 मुस्लिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 4 आजाद, 1 राय हक, 180 बन गए। कोई शर्म कोई हया होती है। एक तरफ 180 और 10 90 सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आ चुका है। मैं उस बहस में नहीं जाता। हाँ, सहाफत में मेरा आज पहला दिन है। इससे पहले ना मैंने कभी रिपोर्टिंग की, ना मैं किसी प्रोग्राम में बैठा। आज मेरी इस्लाह हो रही है कि इतनी सहाफत में कदगन कदी नहीं थी मैंने 2007 में मुशर्रफ सदर था, 6 में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की एप्लीकेशन दी थी। उस वक्त परवेज लाई था, उनके खिलाफ दी थी। इस माल रोड पे 2 दफा खून बहाया है। मुझे आज के बाद आपने एक मेरी रहनुमाई करनी है, कौन से दौर में। मुझे याद है, हाँ, 96 या 97 में जंग अखबार पे नवाज शरीफ ने 2-2.5 घंटे फायरिंग करवाई थी। 2-2.5 घंटे जंग अखबार में। उस वक्त टीवी नहीं था। वो फायरिंग वैसे फुलझड़ियाँ चढ़ाई होंगी क्योंकि उनकी गोलियां तो सोने की होती हैं ना, वो तो ताज बन के हमें लगना चाहिए साफियों के। वो गोलियां बुरी बात नहीं। 98 में नवाज शरीफ ने जंग अखबार 24 सफ़ों से 1 सफ़े पर आ गया। नहीं तो मीर शकील उस्मान को बुलाए, मैं एक एक बात बताऊंगा। एक उस दिन ईद वाले दिन भी हम रहे। दूसरी बात, मेरी एक रहनुमाई करनी है, किस दौर में
एक ही इवेंट के सहाफियों पे 50-50 पर्चे हुए। मैं ताकि उस दौर को भी बुरा कहूं, मैं नहीं कहता नवाज इमरान खान का दौर आइडियल है। एक बात याद रख ले, उस दौर में भी मैंने बड़ी चीजें फेस की हैं। बदकिस्मती है हमारे पॉलिटिशियन जो भी हो, जाते उनकी गोद में है, डिक्टेटरों की, उनके जरिए चोर दरबारों से आते हैं। यही मौजूदा 13 जमातें कहती थी कमर जावेद बाजवा साहब रिजाइन दे। ये आपके दोस्त कह रहे हैं कि नहीं, उस दौर में तो कोई बात ही नहीं होती थी। ओ भाई, मरियम नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर्रहमान उस वक्त DGIA से रिजाइन मांगते थे और दर्जनों दफा मांगा। एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, सैकड़ों दफा। हां, सियासतदानों में मैंने ये कभी नहीं कहा कि कसम उनसे ले लें नसीम आपा कि नवाज शरीफ धरती का नसूर है, इसका साथ दिया तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। और सॉरी, जरदारी धरती का नसूर है। मैंने कहा हो तो मेरी जुबान कोड़ पड़ जाए। नवाज शरीफ धरती का नसूर है साथ। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आसफ अली जरदारी को घसीटूंगा पटा डाल। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, पंजाब में ख़ास तौर पर क्या हो रहा है। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपने बहुत सी बातें की, कुछ आपको जवाब भी मिले, कुछ नहीं भी मिले। अब ये इमरान खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया इनको, हमारे दोस्त हबीब अकरम साहब को, और फिर सहाफ़ियों से बात की, तो एक उन्होंने ये ज़रूर कहा कि देखें, 2 ही इदारे हैं, जुडिशरी है और फौज है, और वही साफ इलेक्शंस करवा सकती है, सही किस्म के इलेक्शंस। और ISI के बारे में भी आपने सुना। और साथ ही फिर ये जो आपने बात फरमाई कि मेरे पर्स में से कौन निकाल के ले गया 180 में से कुछ रुपए, आपका नाज़रीन, उनका मतलब ये नहीं था मेरे पर्स में से, उनका एक्चुअली मतलब था सियासी जो पार्टी है उसके वोट्स कम हो गए। तो यकीनी तौर पे आपका इशारा उन्हीं की तरफ है जिनके बारे में इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी यही कर पाएंगे बेहतर। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। मुझे थोड़ी सी बात करने की इजाजत दे दीजिए। जरूर जी, जरूर। एक तो मेरी इतला के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के 167 है, 7 मुस्लिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 4 आजाद, 1 राय हक, 180 बन गए। कोई शर्म कोई हया होती है। एक तरफ 180 और 10 90 सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। मैं उस बहस में नहीं जाता। हां, सहाफत में मेरा आज पहला दिन है। इससे पहले ना मैंने कभी रिपोर्टिंग की, ना मैं किसी प्रोग्राम में बैठा। आज मेरी इस्लाह हो रही है कि इतनी सहाफत में कदगन कदी नहीं थी मैंने 2007 में मुशर्रफ सदर था, 6 में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की एप्लीकेशन दी थी। उस वक्त परवेज लाई था, उनके खिलाफ दी थी। इस माल रोड पे 2 दफा खून बहाया है। दूसरी बात, मेरी एक रहनुमाई करनी है। किस दौर में एक ही इवेंट के सहाफियों पे 50-50 पर्चे हुए। मैं ताकि उस दौर को भी बुरा कहूं, मैं नहीं कहता नवाज इमरान खान का दौर आइडियल है। एक बात याद रख ले, उस दौर में भी मैंने बड़ी चीजें फेस की हैं। बदकिस्मती है हमारे पॉलिटिशियन जो भी हो, जाते उनकी गोद में है, डिक्टेटरों की, उनके जरिए चोर दरबारों से आते हैं। यही मौजूदा 13 जमातें कहती थी कमर जावेद बाजवा साहब रिजाइन दे। ये आपके दोस्त कह रहे हैं कि नहीं, उस दौर में तो कोई बात ही नहीं होती थी। ओ भाई, मरियम नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर्रहमान उस वक्त DGIA से रिजाइन मांगते थे और दर्जनों दफा मांगा। 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, सैकड़ों दफा। लेकिन यही साहब इमरान खान साहब ने भी काफ लीग के बारे में कहा। बदकिस्मती है इन सब की लड़ाइयों में, सियासत में अब एक ही सूल रह गया, इसका सूल ही कोई नहीं रहा जो इनके साथ मिल जाए। अख्तर मैंगल ने क्या कहा था कि हम 15 मिनट लगाएंगे पार्टी छोड़ने में। MQM 100 दफा कह चुकी है हम पार्टी छोड़ने लगे हैं। अब मामला यहां आ गए हैं
क्योंकि मौजूदा 13 जमातों के साथ ताकतवर हल्के शामिल हैं, इसमें दो राय है ही कोई नहीं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हो और उसके होते हुए प्रिजन मैन इस्लामाबाद में आ जाए, हो कैन इट पॉसिबल? ये मुमकिन है? कभी हुआ? हाँ, ज़ियाउल हक के दौर में गलाजत रही, वो दौर मैंने देखा नहीं। बदकिस्मती है कि इमरान खान साहब इस वक्त यकीनन सदर से इसहाक डार, आजम नजीर ताड़ड़ और एजाज सादक मुज़ाकरात के लिए मुलाकात करते रहे, लेकिन ये सियासतदान को तीसरा बंदा ही बिठाता है जिसे नहीं बिठाना चाहिए। इनमें ज़रफ होना चाहिए, आपस में बैठे इख्तलाफ राय दूर करें, इलेक्शन अक्टूबर में कराएं ना कराएं, लेकिन आपस में कराएं। जी अच्छा भट्टी साहब, अब मुझे आपको कमजोर होगी और सियासत भी बदनाम होगी। जी भट्टी साहब, बात ही अब असल में प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। आपने अपनी पोजीशन थी बड़ी वाज़ेह की। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि आदिल ने ये बिल्कुल नहीं कहा था कि कोई मसला नहीं, और उसने ये भी नहीं कहा कि आप, मेरा ख्याल है सब अपने तजुर्बे की बिना पर बात करते हैं। और नहीं, उन्होंने कहा है कि उस वक्त कोई नहीं था, नहीं तो उन्होंने कहा इतना बुरा नहीं था। मैं सुबह पूछ लूंगा कि कितने पर्चे हुए थे केस के। बात यह है कि अगर सहाफत पे एक और सिटिंग करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब के दौर में एक तरफ चैनल्स बंद हुए थे जिस पे मैं बैठी हूं, भट्टी भाई मेरे, आप तो सामने, आपका हमारा आमने सामने का यानी हमसायों की बात है। लाहौर में हुआ 3 दफा नवाज शरीफ के दौर में, आप ठीक कह रही नहीं हैं। सब नहीं किया जी। पापा साफी आदल पर होगा तो कसम खुदा की सबसे आगे आऊंगा, किसी भी साफी पर नहीं, आप पर भी मुश्किल का वक्त है भी। आप सही कह रहे हैं। खड़े होते हैं जब असद तूर पर हमला हुआ, सबसे पहले अस्पताल पहुंचने वालों में मैं था, और शिफा यूसुफजई के घर पे जो कुछ हुआ सबसे पहले मैं वहां पे पहुंचा हूं। अच्छा, इसे कहते हैं मेरे मोहतरम बड़ी अच्छी बात है। अपने आप से बात उठाते डिफेंड करना चाहिए किसी एक सियासी जमात को नहीं। मैं तारीफ कर रहा हूं आपकी। मेरा ख्याल है इसको अपने से हटाते हैं बात को। एक बात मैं याद दहानी के लिए आरिफ हमीद भट्टी भाई के, इन्होंने मैं मुनी सिलाई का इंटरव्यू सुन रही थी। आप देखिए, आप कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की बात कह रहे हैं कि वो मुदाखलत कर रही है ये वो, और इन्होंने ये कहा, परवेज इलाही साहब के बेटे ने, मुनी सिलाई ने कल के प्रोग्राम में उन्होंने कहा जी अगर कोई इस मुल्क में सही कर सकता है सियासत के मामलात वो फौज है, और आप कह रहे हैं कि सियासतदान खुद बैठे, तो मतलब इतनी गड़बड़ है। बुखारी साहब, लास्ट वर्ड बिफोर वी क्लोज, वेरी ब्रीफ प्लीज। नहीं, मुझे अनफॉर्चुनेटली मैं शायद गलत समझा था कि प्रोग्राम आज कोई आलमी सहाफत के दिन के ऊपर हम कर रहे हैं या हम पंजाब की पॉलिटिक्स पे कर रहे थे। बात कहीं से कहीं चली गई है। 2 बातें अर्ज करनी है मुझे जल्दी जल्दी। एक तो ये कि आपने सवाल ये किया था कि खान साहब अब कह रहे हैं कि ISI जो है उसको चाहिए कि वो डॉलर रोकने का काम करें। मेरे ख्याल से ये इस किस्म की दरफुंतनियां जो हैं ये छोड़ने से बाज रहना चाहिए। जिसको ये नहीं पता कि इंटेलिजेंस एजेंसीज काहे के लिए होती है, वो उनकी मर्जी के काम करने के लिए नहीं होती। उसका एक अपना मैंडेट होता है, उसका अपना जेडीज होती है उसकी। एनीवे, ये एक तवील बहस है, इसमें भी नहीं पढ़ते हैं। इस वक्त पंजाब की सूरत हाल ठीक नहीं है। खान साहब के पै दर पै बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स ने सूरत हाल को और उलझा दिया हुआ है, और उनकी यहाँ प्रेजेंस का जो फायदा मिलना चाहिए था PTI को कि वो स्ट्रेंथन होती, उसकी बजाय मैं समझता हूँ कि उसके अंदर मामला बहुत रियलाइजेशन है जो अगर हम जर्नलिस्ट करेंगे तो फिर हम नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया आरिफ हमीद भट्टी भाई साहब, और बहुत शुक्रिया आदिल शाह ज़ेब साहब। नाज़रीन, इसी पर आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।